अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ बेटा ज़रा रिप्लाई कर दें, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा? ज़रा रिप्लाई कर दें मुझे। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, पहला आंसर आ गया हुज़ैफा। और बाकी लोग किधर हैं भाई? मैंने आज कहा था क्लास नमाज के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो बाकी लोग किधर हैं भाई? कहाँ हैं बाकी लोग भाई? हाँ जी। ओके। और बाकी लोग किधर हैं? दो नजर आ रहे हैं मुझे। कनेक्टेड तो काफी सारे हैं। चलो ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम कहाँ पर थे भाई? कल हम यहाँ पर थे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशनली करेक्ट वेरीफाई किया था। अब आज की क्लास देखो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख ले कैसे की हमने। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस को वेरीफाई करने के लिए पहले दोनों साइड पर यूनिट्स रखते हैं, फिर डायमेंशन रखते हैं। तो हमने क्या किया? पुट यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे यूनिट रखी। देखिए एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये किस में होगा? मीटर में। वी आई मीटर पर सेकंड। फिर टाइम है, ये सेकंड में होगा। फिर प्लस हाफ की तो कोई यूनिट होती नहीं, हाफ छोड़ दें, वो तो एक नंबर है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की सेकंड स्क्वायर। आप दोनों साइड पे डायमेंशन रखें। ये मीटर है, ये हो गई लेंथ, ये मीटर पर सेकंड है, एल अपॉन टी। ये सेकंड है, ये टी हो गया। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया। और ये सेकंड स्क्वायर है तो ये टी का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या होगा? ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये एल बचेगा और ये एल बचेगा, एल प्लस एल। तो इस तरह लेफ्ट पर एल होगा और राइट पर 2l होगा। तो कल मैंने आपको क्या समझाया था कि ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो 2 क्या हो रहा है? एल से मल्टीप्लाई हो रहा है। कल मैंने तफसील से समझाया था कि जो नंबर्स किसी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होते हैं वो उसकी नेचर को चेंज नहीं करते। एल का मतलब है लेंथ, और 2l का मतलब भी लेंथ है। जब लेंथ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो लेंथ ही आएगी, लिहाजा 2 को हम इग्नोर कर देंगे, तो l इज इक्वल टू एल आएगा। तो इस तरह ये इक्वेशन डायमेंशनली वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया? जरा मुझे रिप्लाई कर दें। रिप्लाई करें भाई, समझ आ गया? हाँ भाई, बताओ भाई, क्लियर है आप लोग? ठीक है, ओके। ठीक है, नोट करें इसको जरा प्लीज। नोट करें भाई इसे। 2-3 मिनट दे रहा हूँ आपको, नोट कर लें इसे।
हाँ बेटा कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, आगे चलें, बोलो भाई। अच्छा फाइज कह रहे हैं नो, चलें और ले लें टाइम भाई। हाँ भाई अब कर लिया, आगे चलें। हाँ जी आगे चलें, अब कर लिया। हाँ भाई रिप्लाई कर दें भाई, कर लिया। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद है भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या हो गई भाई, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दोनों साइड पे यूनिट रखें, 2 की कोई यूनिट नहीं होगी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s की यूनिट क्या हो गई मीटर। वी एफ और वी आई दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, और दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों के बाहर स्क्वायर लग जाएगा। अब दोनों में डायमेंशन रखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया एल अपॉन टी स्क्वायर, और ये मीटर क्या हो गया एल, ये मीटर पर सेकंड हो गया एल अपॉन टी, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है वो वैसे ही आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया एल अपॉन टी, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है वो वैसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप में जाएंगे, लेफ्ट साइड पर ये एल इस एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड पर इस एल अपॉन टी का स्क्वायर खोलेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और इस एल अपॉन टी का स्क्वायर खोलेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये जो माइनस का एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है इसको राइट से लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और एक पहले से ही मौजूद है, और राइट पर एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर रह जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और राइट पर है एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर द मल्टीप्लाइंग नंबर, तो इस तरह दोनों साइड पर एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन आपकी डायमेंशनली वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया, नोट कर लें, आ गया समझ में। ठीक है,
हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? मोहम्मद अफान कह रहे हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगा रहे हैं। क्यों लगाए भाई? क्यों लगाए? क्या वजह है इसकी? क्यों लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई? बोलो भाई, क्यों लगाए? क्या वजह है भाई? क्यों लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? हाँ भाई, कर लिया? बोलो भाई। बताएं भाई, आगे चलें? ठीक है भाई, मैं आगे जा रहा हूँ, कोई रह गया तो बता दे। इसके बाद ये भी एग्जाम में आ चुका है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ये मुझसे कोई पूछ रहा है कि क्लास अभी स्टार्ट हुई है। बेटा क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्लास स्टार्ट हुए पे देर हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हुए पे देर हो चुकी है। ठीक है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे मैंने कहा था कि मगरिब की नमाज के बाद स्टार्ट करेंगे, 7:05 या 6 मिनट पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास जो है वो 7:12 या 13 मिनट पे स्टार्ट हुई थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। फाइज आंसर कह रहा है कि एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर को कैंसिल क्यों नहीं किया? तो कैंसिल कर दोगे तो राइट साइड पे जीरो आ जाएगा, तो प्रूफ कैसे करोगे? जब आपने किसी चीज को वेरीफाई करना होता है तो थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप उसको कैंसिल कर देंगे तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो क्या प्रूफ करेंगे आप? आपको तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करनी है, तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है। शायान कह रहे हैं मैं बहुत देर से वेटिंग रूम में था, तो फिर कहाँ चले गए? मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। वेटिंग रूम से आप चले ही गए होंगे ना कहीं, वरना मैंने तो सबको ले लिया था। आप फिर कहीं जाके बहुत देर से बाद में वापस आए होंगे ना बेटा। कभी एक दिन ऐसा हो जाता है, आज हो गया ऐसा, वरना तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। मैट्रिक्स से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। दोनों साइड पर यूनिट रखेंगे, तो ये टाइम है, इसकी यूनिट होगी सेकंड। टू की और पाई की कोई यूनिट नहीं होती, उसे छोड़ दें। लेंथ की यूनिट होगी मीटर, और जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट्स पुट हो गई। अब उसके बाद दोनों साइड पे डायमेंशन रखें। ये सेकंड है यानी टाइम है, इसकी डायमेंशन होगी टी। मीटर की डायमेंशन क्या हो गई? लेंथ। और नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो हो गया एल अपॉन टी स्क्वायर। अब नीचे से एल अपॉन टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये पलट जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। जब टी स्क्वायर अपॉन एल होगा तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो रूट के अंदर टी स्क्वायर बचेगा। टी स्क्वायर का रूट लेंगे तो टी आएगा, तो दोनों साइड पे टी आ जाएगा। आपकी इक्वेशन इस तरह वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है जी, इसे नोट कर लें, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। शायान कह रहे हैं सर मैं बहुत देर से वेटिंग रूम में था सर, एक दफा स्लाइड बैक कर दें, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अच्छा जी, कर देंगे स्लाइड आपके लिए, एक दफा बैक कर देंगे। शायान के लिए हम एक दफा स्लाइड बैक कर देते हैं भाई। ये तो हमने कल कर लिया था, ये तो हमने कल कर लिया था। आज हमने क्लास यहां से स्टार्ट की थी। ये आज की क्लास की पहली स्लाइड थी। शायान मैंने आपके लिए लगा दिया है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। ये आज की क्लास की फर्स्ट स्लाइड है, यहां से क्लास स्टार्ट की थी। और इसके बाद ये आज की क्लास की दूसरी स्लाइड है। इसके बाद ये काम किया हमने। और इसके बाद हम यहाँ खड़े हुए। ठीक है जी, ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसको नोट कर लें।
हाँ भाई नोट कर लिया। फाइज कह रहा है सर आपने ये फॉर्मूला पढ़ाया है। भाई क्या हो गया यार, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैट्रिक में नहीं पढ़ा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैट्रिक में नहीं पढ़ गया है? बोलो भाई फाइज, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैट्रिक में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? फाइज कहता है मैं ओ लेवल का हूं, तो ओ लेवल में भी सिंपल पेंडुलम तो होगा यार। ओ लेवल्स में पेंडुलम नहीं होता क्या? सिंपल पेंडुलम तो वहां भी होगा, उसका टाइम पीरियड तो पढ़ा होगा तुमने। बोलो। हाँ ना, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो पढ़ा है, बाकर और ये लोग पढ़ा है ना आपने। वो जयम कह रहा है मैं भी ओ लेवल का हूँ भाई। तो ओ लेवल्स में पेंडुलम तो होता है यार, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने टाइम पीरियड ये। हम्म। हम्म। और क्या पढ़ा हुआ है सबने? कर लिया भाई आप लोगों ने ये? बोलो भाई, कर लिया? आगे चले? वो फाइज कह रहा है 2 मिनट। ओ भाई अभी भी 2 मिनट, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? फाइज आंसर तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो भाई? अच्छा जी, इसके बाद और आपको एक दो इक्वेशंस करा रहा हूं ताकि आपका आइडिया सही बन जाए। अब फ्रिक्शन की इक्वेशन, फ्रिक्शन क्या होती है? एफ इज इक्वल टू म्यू आर। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स, लिहाजा फ्रिक्शन की जगह पे हम एफ ले लेंगे। फ्रिक्शन की जगह पे हम एफ ले लेंगे, तो ये फ्रिक्शन की जगह एफ आ गया। और जो आर है वो नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है? वेट के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने फ्रिक्शन की जगह पर एफ ले लिया और नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे वेट ले लिया। क्यों? इसलिए कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है और फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल है? फोर्स के। ये रख दिया हमने इसकी जगह। फिर जो एफ है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ की जगह हमने एम ए रख दिया, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, यहाँ पे एम जी आ गया। ठीक है, अब आप दोनों साइड पे यूनिट रखें, तो देखिए मास है, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर म्यू जो है ये तो कांस्टेंट होता है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। फिर यहाँ पे एम की यूनिट किलोग्राम होगी और जी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों साइड पे डायमेंशन रख दें, तो ये एम एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एम एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। तो इस तरह आप फ्रिक्शन की इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये मिसालें करा के, ये एग्जांपल्स करा के ये समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको करा दी है, इसके अलावा अगर कोई और भी इक्वेशन आ जाए तो आप इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी इक्वेशन हो, आप दोनों साइड पे यूनिट्स रखें और दोनों साइड पे डायमेंशन रखें, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर यह है कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि एक होती है एस इज इक्वल टू वी टी, इसको कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये जो v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, इसको कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। यहाँ पे ये जो v है ये वेव्स की वेलोसिटी होती है, और f जो है ये फ्रीक्वेंसी होती है, और लेमडा जो है ये वेव्स का क्या होता है? वेव लेंथ होता है। ठीक है, तो इसको फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कहते हैं। ठीक है जी। तो अब आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, 1 अपॉन टी के। तो आप ये फ्रीक्वेंसी की जगह 1 अपॉन टी रख सकते हैं। अब आप जब दोनों साइड पे यूनिट रखेंगे, तो v तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड, और 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन सेकेंड, और ये जो लेमडा है ये वेव लेंथ होता है, ये वेव लेंथ होता है, लिहाजा ये मीटर में होगा। ठीक है, इसके बाद आप दोनों साइड पे डायमेंशन रख दें, तो ये मीटर पर सेकंड है, तो ये एल अपॉन टी हो जाएगा।
और ये 1/2 है तो ये 1/t हो जाएगा, और ये मीटर है, ये लेंथ हो जाएगी। तो इस तरह दोनों साइड पर L/t आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स इक्वेशंस की करवा दी हैं, ये एग्जाम में भी आ चुकी हैं, और इनसे मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि भाई आप कोई भी इक्वेशन इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। कोई और भी इक्वेशन आपको दे दी जाए तो बस आप दोनों साइड पे यूनिट रखें और दोनों साइड पे डायमेंशन रखें, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। अच्छा जी, मुझे बाकर हुसैन ने कहा है कि सर इसके अलावा भी आता है, ये जो आप करा रहे हैं वो आते हैं प्रूफ करने के लिए। देखो ज्यादातर जो पिछले 10 इयर्स में एग्जाम में आ चुके हैं वो मैंने आपको करा दिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इसके अलावा भी आ जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पेपर में आती हैं वो मैंने आपको करा दी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे मैसेज कौन कर रहा है? इससे पहले मुझे मैसेज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं सर क्लास कब स्टार्ट हुई है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। भाई क्लास स्टार्ट हो गई थी 7:12 या 13 मिनट पे स्टार्ट हो गई थी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। कल मैंने कहा था कि मगरिब की नमाज का ब्रेक होगा और क्लास 7:05 पे स्टार्ट होगी, लेकिन मैं 7:05 पे नहीं कर सका, मैं 6-7 मिनट लेट हो गया। मैंने 7:12 या 13 मिनट पे क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, और हम समझ आ गई बात। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि और सर प्लीज बता दें क्लास कितनी देर से हो रही है। बेटा मैंने बता तो दिया आपको, 7:12 या 13 मिनट से हो रही है, और कैसे बताऊं। अच्छा, वो कहता है फाइज कहता है सर यू क्या है। यू मैंने कहा लिखा है भाई, कहाँ लिखा है मैंने यू? यू नहीं है, वो म्यू है भाई। ये जो है ना, ये म्यू है, ये म्यू है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और ये कांस्टेंट होता है। अभी मैं आप लोगों को आगे टॉपिक आएगा तो फ्रिक्शन का टॉपिक आपको तस्करा इसका आता रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, कोई इतना मसला नहीं है। ये होता है म्यू, ऐसे बनाते हैं इसको। इसका यूनिट नहीं है क्या? हाँ, ये तो कांस्टेंट होता है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती। म्यू कांस्टेंट है, इसकी यूनिट नहीं होती। म्यू कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हाँ भाई, कर लिया, आगे चले। अब वो कह रहा है यूनिट तो निकाल सकते हैं वैल्यूज डाल के। तुमने चैप्टर 3 पढ़ा है? चैप्टर 3 जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है वो तुमने क्लासेस अटेंड की हैं? वाइज आंसर बताओ, की है? फ्रिक्शन का टॉपिक मैंने उसमें पढ़ाया था, पढ़ा था? फ्रिक्शन का टॉपिक मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया था, अटेंड किया था? बोलो फाइज आंसर। जी मेरे हिसाब से? क्या मतलब जी मेरे हिसाब से? यार मैं फाइज आंसर से सवाल पूछ रहा हूँ। फाइज आंसर आपने चैप्टर 3 पढ़ा था तो फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा था जो मैंने पढ़ाया था? एज फार एज आई रिमेम्बर। भाई यस या नो में जवाब दो ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो पढ़ा था तो इसका मतलब है तुम घर पे रिपीट नहीं कर रहे, क्योंकि फ्रिक्शन के टॉपिक में मैंने बताया था पूरा, मैंने म्यू का बताया था फ्रिक्शन के टॉपिक में कि म्यू जो होता है वो एफ अपॉन आर होता है, एफ अपॉन आर होता है। ये मैंने फ्रिक्शन के टॉपिक में पढ़ाया था। एफ की यूनिट न्यूटन होती है और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भी न्यूटन में होता है, तो ये कैंसिल होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं आती। ये मैंने सारा बताया था। अब तुम फिर मुझसे पूछ रहे हो इसकी यूनिट नहीं होती, फिर पूछ रहे हो वैल्यूज डाल के तो यूनिट आ सकती है। तो सवाल तो तुम इतने कर रहे हो लेकिन घर पे इसका मतलब है तुम नहीं पढ़ रहे। समझ आई बात? इसका मतलब है तुम घर पे रिपीट नहीं कर रहे। पिछला पढ़ के तुम कॉपी बंद करके रखी हुई है तुमने यार। घर पे पढ़ो ना, रिपीट करो, सारा बताया हुआ मैंने।
हाँ भाई कर लिया, बोले भाई आगे चले, बताएं भाई। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, जरा इसको समझ लीजिए, लिखेंगे बाद में, पहले समझ लें, पहले पूरा समझ ले, बिल्कुल आसान है। सुने भाई गौर से, ये कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट इस तरह की प्लेट होगी, ऐसा शेप होगा, ठीक है जी, इस तरह का शेप होगा, ऐसा करके, ठीक है, सही से बना लो, ऐसे होगी, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैविंग लेंथ 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये समझ लें। असल में ये बता रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका एरिया निकालना है। अब उसकी लेंथ, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसकी लेंथ नापी जा रही है, वो इंस्ट्रूमेंट लेंथ बता रहा है 21.3 सेंटीमीटर, कि भाई प्लेट की लेंथ 21.3 है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट का एक एरर है 0.2 सेंटीमीटर का, यानी वो इंस्ट्रूमेंट 0.2 सेंटीमीटर का एरर करता है। तो इसका मतलब है कि वो लेंथ जो है 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा भी बता सकता है और 0.2 सेंटीमीटर कम भी बता सकता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट के एरर को हम प्लस माइनस करके इस तरह लिख लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि एक दफा प्लस में ले लेंगे वैल्यू, एक दफा माइनस में ले लेंगे। आप देखिए मैंने लिखा लेंथ ऑफ प्लेट, तो 21.3 में आप देखिए 21.3 में 0.2 जो है एक दफा मैंने प्लस कर लिया और एक दफा 21.3 में से 0.2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है कि उस प्लेट की जो लेंथ है वो 21.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 21.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो जो ज्यादा वाली लेंथ है उसको L1 बोल दिया, जो कम वाली लेंथ है उसको हमने L2 कह दिया। इसी तरह जिस चीज से उस प्लेट की विड्थ आप मेजर कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट एरर कर रहा है 0.10 सेंटीमीटर का और वो प्लेट की विड्थ बता रहा है 9.80 सेंटीमीटर। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे कि एक दफा प्लस कर लेंगे, एक दफा माइनस कर लेंगे। तो आप देखिए कि जो प्लेट की विड्थ है, एक दफा हमने 9.80 में 0.10 को हमने प्लस किया, तो विड्थ उसकी आ गई 9.90 सेंटीमीटर, और एक दफा हमने माइनस किया तो 9.70 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब है कि उस प्लेट की जो विड्थ है वो 9.90 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 9.70 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है जी। अब जब हम उस प्लेट का एरिया निकालेंगे तो भाई सिंपल एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी L इंटू W होता है। लेकिन अब मसला यह है कि लेंथ हमारे पास दो है और विड्थ भी हमारे पास दो है, एक हमारे पास ज्यादा वाली लेंथ है, एक हमारे पास कम वाली लेंथ है। इसी तरह एक हमारे पास ज्यादा वाली विड्थ है और एक हमारे पास कम वाली विड्थ है। तो हम क्या करेंगे कि हम एरिया के दो आंसर निकालेंगे, ठीक है। हमने जिस तरह दो लेंथ है, जिस तरह दो लेंथ हो सकती हैं, दो विड्थ हो सकती हैं, इसी तरह हम एरिया के दो आंसर निकालेंगे। एक को A1 कहेंगे, वो L1 इंटू W1 हो जाएगा, दूसरे को A2 कहेंगे, वो L2 इंटू W2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब L1 इंटू W1 का मतलब है, L1 इंटू W1 का मतलब है कि ज्यादा वाली लेंथ और ज्यादा वाली विड्थ को मल्टीप्लाई करके एक एरिया निकालेंगे, और L2 इंटू W2 का मतलब है कि कम वाली लेंथ और कम वाली विड्थ को मल्टीप्लाई करके एक एरिया निकालेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये L1 और ये W1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 212.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एक आंसर ये आ गया। फिर यहाँ पे ये L2 21.1 और ये W2 9.70, इनको मल्टीप्लाई किया तो 204.67 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दूसरा एरिया आ गया। इसका मतलब है कि जो प्लेट का एरिया है वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब एक तरीका तो यहाँ पर ये है कि ये हम दो आंसर निकाल के छोड़ दें और हम ये कहें कि भाई आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें रीडिंग इस तरह प्लस माइनस में दी हुई, ऐसे दी हुई, तो फिर उसका आंसर भी इसी पैटर्न पे बनाना होगा कि हम एरिया का जो आंसर निकालेंगे वो भी इसी पैटर्न पे निकालेंगे
कि भाई हम बताएंगे कि भाई ये प्लेट का एरिया हो सकता है और प्लस माइनस करके बताएंगे कि ये इसमें इतना एरर हो सकता है। तो आंसर को इस पैटर्न पे बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि पहला काम ये करेंगे कि हमने जो दो आंसर निकाले हैं, एक हमारा है A1 और एक है हमारा A2, पहला काम ये करेंगे कि हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो दो चीजों का एवरेज निकालने के लिए हम उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो पहला हम ये काम करेंगे कि एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज एरिया हम बोलेंगे A, वो होगा A1 प्लस A2 अपॉन 2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि हमने ये एवरेज एरिया निकाला, हमने इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो एवरेज एरिया आ गया 208.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे एरर कि भाई एरर कितना आ सकता है। तो एरर निकालने के देखो दो तरीके होंगे। हमने दो आंसर निकाले, एक आंसर था हमारा A1 और दूसरा आंसर था हमारा A2, और फिर हमने उनका एवरेज निकाला A। अब एरर निकालने का तरीका ये होगा कि या तो बड़े वाले आंसर में से आप एवरेज को माइनस कर दें, या फिर आप एवरेज में से छोटे वाले आंसर को माइनस कर दें। यानी एरर निकालने के लिए या तो आप A1 माइनस A कर दें या A माइनस A2 कर दें। दोनों सूरतों में आपकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया है A1 माइनस A, मैंने A1 में से A को माइनस किया है। तो A1 हमारा 212.85 था और माइनस किया, A हमारा 208.76 है, माइनस किया, तो हमारा एरर जो है वो 4.09 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया। अब आंसर लिखने का तरीका ये होगा कि एरिया ऑफ प्लेट हम इस तरह लिखेंगे कि एवरेज एरिया लिखेंगे, फिर प्लस माइनस लगाएंगे और फिर जो हमने एरर निकाला है वो हम लिखेंगे। तो एवरेज एरिया हमारा देखिए ये आया, एवरेज एरिया हमारा आया 208.76, इसके बाद हमने ये प्लस माइनस लगाया और ये हमारा एरर आया 4.09। तो हमारा आंसर होगा 208.76 प्लस माइनस 4.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो 208 पॉइंट के बाद 7 है, 5 से बड़ा है, तो हम इसको 209 कर सकते हैं। और प्लस माइनस के बाद ये जो 4 पॉइंट के बाद 4.09 है, यानी पॉइंट के बाद 0 है, तो इसको अगर हम राउंड करें तो हम इसको 4 कर सकते हैं। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 209 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं 209 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की यूनिट है। और एक्यूरेसी पे छोड़ेंगे तो 208.76 प्लस माइनस 4.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं आखिर में समराइज कर देता हूं। हम दो रीडिंग्स निकालते हैं, एक प्लस करके रीडिंग निकालते हैं, एक माइनस करके रीडिंग निकालते हैं। दो रीडिंग निकाल के हम दो आंसर निकालते हैं, एक प्लस वाली रीडिंग से आंसर निकालते हैं, एक माइनस वाली रीडिंग से आंसर निकालते हैं। तो पहले हमारे पास दो आंसर आते हैं, जब हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं तो फिर हम उनका एवरेज आंसर निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज आंसर आ जाता है। फिर जब एवरेज आंसर आ जाता है तो हम आंसर के अंदर जो एरर है वो निकालते हैं। तो एरर निकालने के लिए या तो हम बड़े वाले आंसर में से एवरेज को माइनस करते हैं या एवरेज में से छोटे वाले आंसर को माइनस करते हैं, तो हमारा एरर आ जाता है। फिर हम कंप्लीट आंसर लिखने के लिए जो एवरेज आंसर होता है वो लिखते हैं, फिर प्लस माइनस लगाते हैं और जो भी एरर आ रहा है वो हम लिख देते हैं। अब इस तरह का न्यूमेरिकल जिसमें रीडिंग इस तरह से प्लस माइनस में होती है, ये पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक में सिर्फ एक न्यूमेरिकल ऐसा है, इसके बाद कोई दूसरा सवाल इस तरह का नहीं आएगा। ये पूरी बुक में एक सवाल है इस तरह का, तो इसका आपको ये मेथड याद रखना है। अब आप मुझे बता दें कि आपको ये समझ आ गया। हाँ भाई, समझ आ गया, ठीक है, ओके। अब मैं पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं, आप इसको कर लें। ठीक है,
अच्छा बेटा, तमाम बच्चे ये बात भी सुन लें कि क्लास का टाइम 7 बजे है, लेकिन आजकल मगरिब की जो अजान है वो 7 बजने में 4 या 5 मिनट पे होती है। तो मैंने कल कहा था कि क्लास हम 7:05 पे स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट का मगरिब का ब्रेक होगा। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन कल क्लास इंशाल्लाह 7:05 पर स्टार्ट होगी। तमाम बच्चे ये बात सुन लें, क्लास 7 बजे से 5 मिनट आगे स्टार्ट होगी मगरिब के ब्रेक की वजह से। सबको समझ आ गई बात? मुझे ओके कर दें। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ भाई, ये कर लिया। बोलो बेटा, कर लिया, आगे चलो। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये भी बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है, ए और बी। ये कहते हैं कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बी में कहते हैं एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.65 सेंटीमीटर। अब कोई भी जो सर्किल है उसके सर्कमफेरेंस का मतलब है कि अगर आप किसी भी पॉइंट से चलें और ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी इसकी लेंथ है, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं और इसको मेंशन करते हैं सी से, और ये इक्वल होता है 2 पाई आर के। ये इसका फॉर्मूला होता है। बिल्कुल आसान सी बात है। और सर्किल के अंदर ये जो जगह आ रही होती है, जितनी जगह सर्किल के अंदर होती है, इसको सर्किल का एरिया बोलते हैं। इसको ए से मेंशन करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस, और कोई खास बात नहीं। तो अब आप देखें कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और सरकमफेरेंस हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर। तो पाई हो गया 3.14, ये तो कांस्टेंट होता है, ये 2 आ गया, और रेडियस हमने रखा 3.5। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 21.98 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आप यहाँ पे बी पार्ट करें। ये सर्किल है, इसका रेडियस 4.65 है। ये सेंटीमीटर में स्क्वायर गलत लग गया, स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है, सेंटीमीटर है ये। तो 4.65 है, इसका एरिया निकालना है। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो आप 3.14 रखें और ये 4.65 का यहाँ पे स्क्वायर करें। ये 4.65 का स्क्वायर करें तो 4.65 का स्क्वायर निकाल के 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो 67.89 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया की यूनिट होगी। तो ये बिल्कुल आसान आसान सा है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। बोले, समझ में आ गया? हाँ भाई, क्लियर है आप लोग इसमें? बताइए। ठीक है, कर लें आप इसे।
हाँ भाई कर लिया, कर लिया। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि शो दैट द एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की है। ये जो इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये तो हमने कर लिया है। इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2 लाइन का है, 2 स्टेप का है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू अ टाइम अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू सी टी क्यूब, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट c। ये कह रहे हैं कि भाई कोई पार्टिकल है, उसकी डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम है वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। ये एक अज्यूम्ड फॉर्मूला है, अपने तौर पे इन्होंने अज्यूम कर दिया है। इसमें s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और t इसका टाइम है और c एक कांस्टेंट है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट c आ रहा है, इस कांस्टेंट c की डायमेंशन निकालनी है। तो कोई मसला ही नहीं है, 2 स्टेप की बात है। देखें ये सी टी क्यूब जो है s के इक्वल है, सी टी क्यूब इक्वल है s के। यहाँ से टी क्यूब को दूसरी साइड ले जाएं तो c जो होगा वो s अपॉन टी क्यूब हो जाएगा। अब इसमें यूनिट रख दें, s होगा मीटर में और ये टाइम है, ये सेकंड में होगा और सेकंड पे क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद डायमेंशन रख दें, तो मीटर लेंथ है उसकी डायमेंशन l हो गई, सेकंड टाइम है उसकी डायमेंशन t हो गई और क्यूब अपनी जगह आ गया। अब आप t क्यूब को नीचे से ऊपर ले जाएं तो ये l मौजूद है, ये आ गया l, t क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो t इनवर्स क्यूब हो जाएगा और मास इसमें नहीं आ रहा तो m की पावर 0 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग। इस चैप्टर में टोटल 5 न्यूमेरिकल है, आज मैंने 4 तक करा दिया है। अब कल जो आखिरी क्वेश्चन है 5वां वो मैं कल कराऊंगा और फिर मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज आप ये क्वेश्चन कर लें, 4 तक कर लें आप, इसके बाद क्लास आप लीव कर लें। फिर मैं कल इंशाल्लाह इसका 5वां क्वेश्चन कल कराऊंगा क्लास के शुरू में और फिर कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको आप फटाफट कर लें, कोई खास नहीं है, 2 लाइन का ही है। ठीक है, जो लोग ये क्वेश्चन कर लें वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन कर लें वो लीव कर सकते हैं। बाकी मैं इसके आगे इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन मैंने बता दिया। टोटल 5 न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, ये छोटा सा चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी इसमें सिर्फ 5 है। तो 5वां क्वेश्चन आखिरी वो मैं कल करा दूंगा, वो भी 2-4 मिनट का है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, जिन्होंने नोट कर लिया वो जा सकते हैं, वो लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।